डीआरसी राष्ट्रीय सैनिक विद्यालय भीटी मिस कृष्णकुंज में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कुशल होंगे। हिंदी की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय के विषय में चर्चा करेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में अगर हम बात करें तो चार शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं कि ज्योतिष और साहित्य शास्त्र के पारंगत आचार्य, ज्योतिष और साहित्य शास्त्र के पारंगत आचार्य, समालोचना और निबंध में प्राप्त ख्याति विख्यात। या सन 1907 वर्ष में ज्योति कली का लाल, छपरा के अनमोल सदन में उदित हजारी लाल। अगर हम इसकी बात करें तो ज्योतिष और साहित्य शास्त्र के बहुत बड़े आचार्य कवि रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। समालोचना और निबंध में इन्हें बहुत ही ख्याति प्राप्त हुई। 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। ये इनकी माता का नाम ज्योति कली था, पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था और बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। अगर हम इनके सामान्य जीवन परिचय के विषय में अगर हम इन चार पंक्तियों से ही सामान्य जीवन परिचय लिखना चाहें, जिसे प्रस्तावना के रूप में लिखा जाता है, तो हम इतना लिख सकते हैं। इसको आप लोग ना हो तो लिख लीजिए कि ज्योतिष और साहित्य शास्त्र के पारंगत आचार्य, समालोचना और निबंध में प्राप्त ख्याति अनिवार्य, सन 1907 वर्ष में ज्योति कली का लाल, छपरा के अनमोल सदन में उदित हजारी लाल। इससे आप सामान्य जीवन परिचय इनको दे सकते हैं। अब सामान्य जीवन परिचय देखिए इस प्रकार से लिखा जाएगा। आप लिख सकते हैं कि हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक और भारतीय संस्कृति के युगीन व्याख्याता। देखिए कुछ बढ़ा चढ़ा के लिखने पर ही आपको नंबर मिलता है, तो आपको इतना सब इनकी विशेषताओं के विषय में लिखना ही पड़ेगा कि हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक और भारतीय संस्कृति के युगीन व्याख्याता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म विक्रमी संवत 1964 या सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में एक प्रतिष्ठित सरयू पारी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी और माता का नाम ज्योति कली था। बालक हजारी प्रसाद को संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा उत्तराधिकार के रूप में इन्हें इनके पिता से प्राप्त हुआ, जिसका इन्होंने बहुत गहन अध्ययन भी किया। सन 1930 ईस्वी में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। इतना ही नहीं, इनकी प्रतिभा का विशेष कह सकते हैं स्फुरण आज कवींद्र रविंद्रनाथ टैगोर की विश्वविख्यात जो संस्था थी, जिसका नाम शांति निकेतन था, आज विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, में हुआ। यहाँ पर ये सन 1940 से 50 ईस्वी तक हिंदी भवन के निर्देशक के रूप में कार्य किए। इतना ही नहीं, सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए। सन 1957 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया, सम्मानित किया गया। कई वर्षों तक ये काशी नागरी प्रचारणी सभा के उपसभापति, खोज विभाग के निर्देशक और नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक भी रहे। 1960 से 1966 ईस्वी तक ये पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष बने रहे। इतना ही नहीं, इसके पश्चात इन्होंने भारत सरकार की हिंदी संबंधी बहुत सी योजनाओं में महत्वपूर्ण दायित्व का संपादन किया, दायित्व को ग्रहण किया और अंततः 19 मई सन 1979 ईस्वी को रोग से पीड़ित होकर इनका निधन हो गया।
ये भारत सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किए। इस तरह से आप सामान्य जीवन परिचय के रूप में जो भी आपको कंठस्थ हो, याद हो सके, आप उसमें से लिख सकते हैं। हम आज बात करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो सारांश के रूप में आप जीवन परिचय लिखेंगे या आपको परीक्षा, बोर्ड परीक्षा में लिखने के लिए आएगा, आपको कैसे लिखना है। आप अगर ये पॉइंट आउट लिख लेते हैं, पॉइंट आउट याद कर लेते हैं, तो इतना पॉइंट आउट ही आपके लिए पर्याप्त होगा। ठीक है, आप बहुत अच्छी तरीके से इनके साहित्यिक परिचय के रूप में परिचय को परीक्षा में लिख सकते हैं। आपको समय बहुत कम मिलेगा, इसलिए आपको पॉइंट आउट बहुत ज़रूरी है। पॉइंट आउट करेंगे तो आप अपने विचार से, अपने सोच से भी उसको बढ़ा चढ़ा कर कुछ लिख सकते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रेमचंदोत्तर युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार रहे हैं। अगर हम देखें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रेमचंदोत्तर युग, प्रेमचंद के बाद के युग के एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंधकार और आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। हिंदी के उच्च स्तरीय ललित निबंधकारों में इनका बहुत ही मूर्धन्य स्थान रहा है। आत्माभिव्यंजना के साथ साथ साहित्य, संस्कृति, प्रकृति सुषमा, लोक जीवन एवं समकालीन समस्याओं का रसास्वादन कराने वाली नई शैली का प्रयोग भी इन्होंने किया है। साहित्य की विशेषता, देश प्रेम और मानव प्रेम का व्यापक चित्रण इन्होंने अपने काव्य ग्रंथों में, अपने गद्य ग्रंथों में किया है, अपनी रचनाओं में किया है। इनके निबंधों का प्रमुख गुण था कि किसी एक विषय को लेकर, यानी कोई एक विषय, एक टॉपिक के उठाते थे और उसमें अनेक विचारों को छेड़ देते थे, यानी अनेक विचारों का प्रस्फुटन कर देते थे, विचारों को जागृत कर देते थे। ये इनकी निबंधों की बहुत कह सकते हैं प्रसिद्धि रही है, बहुत प्रमुख विशेषता के रूप में रही है कि एक विषय को उठाने के पश्चात अनेक विचारों को उसमें कह सकते हैं इनपुट, जिसको कहते हैं शामिल कर लेते थे। इनके निबंधों का विषय इतिहास, पुरातत्व, ज्योतिष और दर्शन रहा है। यानी इतिहास से संबंधित, पुरातत्व से संबंधित और ज्योतिष से संबंधित, दर्शन से संबंधित निबंध इन्होंने लिखे हैं। अब देखिए, इसको पॉइंट आउट के रूप में अगर हम देखें तो इनका जन्म आप लिख सकते हैं 1907 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? दुबे का छपरा। ये दुबे का छपरा है कहाँ? ये बलिया जिले में है। कहाँ है? बलिया जिले में है। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था, माता का नाम ज्योतिकली देवी था। इनका मूल नाम, हाँ ये देखिए, ये बहुत कभी कभी परीक्षाओं में जब आगे की कंपटीशन की परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षाएं आप देंगे तो वहाँ पर आपको ये पूछा जाएगा कि वैद्यनाथ द्विवेदी किसका मूल नाम था, किसका वास्तविक नाम था। तो आप जानते रहिए कि वैद्यनाथ द्विवेदी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मूल नाम था, वास्तविक नाम था। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा प्राप्त की और ये रविंद्रनाथ टैगोर से बहुत ही प्रभावित रहे हैं और अंततः 1979 ईस्वी में, ठीक है, 19 मई 1900, देखिए 19 यहाँ भी है, 19 इनकी मृत्यु का डेट भी है, 1979 ईस्वी में इनका निधन हो जाता है। अब अगर हम साहित्यिक परिचय के रूप में देखें, इनके साहित्यिक परिचय की बात करें तो यहाँ पर साहित्यिक परिचय आपको नहीं दिया है, हम आपको साहित्यिक परिचय के विषय में बता देते हैं, आप उसको ध्यान से सुन लीजिए। साहित्यिक परिचय के रूप में देखें तो आधुनिक गद्य काल में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हिंदी के उच्च स्तरीय ललित निबंधकारों में आचार्य द्विवेदी का बहुत मूर्धन्य स्थान इन्हें प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं, साहित्यिक परिचय तो आप देखें तो ये यहाँ पर ऊपर हमने साहित्यिक परिचय का पॉइंट आउट दे रखा है यहाँ पर कि हिंदी के आत्माभिव्यंजना के साथ साथ संस्कृति, साहित्य, प्रकृति सुषमा, लोक जीवन और समकालीन विचारों, समस्याओं का मिला जुला रसास्वादन कराने में इनकी शैली एकदम नई है। इन्होंने एक नई शैली का प्रयोग किया है। इनके निबंधों में एक और महाभारत, कालिदास, बाणभट्ट, संस्कृत ग्रंथों की सूक्तियाँ दिखाई पड़ती हैं, दूसरी ओर रविन्द्रनाथ टैगोर, कबीर, रज्जब, सूर, तुलसी आदि जैसे बंगला और हिंदी कवियों की वाणी की छटा भी दिखाई पड़ती है। इनका उन्मुक्त व्यक्तित्व रह रहकर इनके निबंधों में विनोद की, हंसी की हिलोरें उठाता चलता है, लेकिन कभी कभी अपनी संस्कृति से विस्मृत अथवा मानव पतन के विषाद से बहुत ही गंभीर, बहुत ही संजीदा भी दिखाई पड़ते हैं।
देश प्रेम, मानव प्रेम का व्यापक चित्रण इनके साहित्य पटल पर अंकित हमेशा अंकित दिखाई पड़ता है। ठीक है, इतना ही नहीं, अगर हम इनके निबंधों की बात करें, निबंधों की चर्चा करें, इनकी रचनाओं की चर्चा करें, तो इनके निबंध के रूप में आप देख सकते हैं कि अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, ये सब इनकी महत्वपूर्ण निबंध संग्रह रहे हैं। आलोचना के रूप में आप देखेंगे तो आलोचना, शूर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, शूर साहित्य, कालिदास की लालित योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल। ठीक है, ये सब इनकी आलोचनात्मक गद्य रचनाएं रही हैं। अगर हम ऐतिहासिक रचनाओं की बात करें, हिंदी साहित्य की इनकी ऐतिहासिक रचनाएं इतिहास से संबंधित, तो इन्होंने 3 इतिहास लिखा था। हिंदी साहित्य की भूमिका ये आलोचना में भी आती हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। उपन्यास के रूप में देखेंगे तो बाचा पुआ, इनके उपन्यासों का क्रम भी है बाचा पुआ, यानी इनके उपन्यासों का पहला अक्षर है ये। ठीक है, यही क्रम है। पहले कौन सा उपन्यास लिखा गया, तो बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पोथा और पुनर्नवा, यानी पुनर्नवा पहले है और अनामदास का पोथा बाद में है। अगर हम संपादन के दृष्टिकोण से देखें, इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकों का संपादन किया, पत्रिकाओं का संपादन किया, तो नाथ सिद्धों की बानियाँ, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक जैसे पत्रिकाओं का संपादन इन्होंने किया। इन्हें पद्म भूषण, भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया था, 1957 में। हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष इन्हें बनाया था उत्तर प्रदेश सरकार ने, इन्हें हिंदी ग्रंथ अकादमी का सदस्य भी बनाया था। अगर हम इनकी ट्रांसलेट अनुदित ग्रंथों की बात करें, तो अनुदित ग्रंथों में इनके प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध कोश, लाल कनेर, मेरा बचपन और विश्व परिचय जैसी रचनाएं इनकी आती हैं। इनकी भाषा की हम बात करें तो भाषा शुद्ध, प्रौढ़, परिमार्जित, खड़ी बोली रही है, सरल, बोधगम्य, तत्सम प्रधान है, तत्सम की प्रधानता रही है। और आप जानते हैं कि तत्सम की जिस भाषा में प्रधानता होती है, भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट हो जाती है, थोड़ी सी कठिन हो जाती है। ठीक है, शैली के रूप में अगर हम देखें तो सूत्रात्मक, गवेषणात्मक, विचारात्मक, अलंकारिक और व्यंग्यात्मक, इन शैलियों का इन्होंने खूब बढ़ चढ़ कर प्रयोग किया है। इन्होंने व्यास शैली, व्यास शैली का मतलब होता है विचारात्मक शैली। ठीक है, जहाँ पर लिखा हुआ है विचारात्मक शैली, विचारात्मक शैली का इन्होंने खूब बढ़ चढ़ कर प्रयोग किया है अपने ग्रंथों में, अपनी रचनाओं में। हिंदी साहित्य में स्थान की अगर हम बात करें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृतियाँ हिंदी साहित्य की शाश्वत निधि के रूप में मानी जाती हैं, शाश्वत निधि रही हैं। हिंदी साहित्य जगत में इन्हें एक विद्वान, समालोचक, निबंधकार, आत्मकथाकार के रूप में ख्याति प्राप्त है। आधुनिक युग के गद्यकारों में इनका एक विशिष्ट स्थान रहा है, इनके समानता दूसरा कोई नहीं कर पाया है। तो ये था आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय, संक्षिप्त जीवन परिचय। ठीक है, इनकी रचनाओं के विषय में, इनके भाषा के विषय में, इनकी शैली के विषय में, हिंदी साहित्य में इन्हें क्या स्थान प्राप्त है। हम कल इनके अध्याय अशोक के फूल, ठीक है, अशोक के फूल जो कुटज, इनके ग्रंथ से, कुटज से लिया गया है, अशोक के फूल शीर्षक से है, हम उसकी चर्चा करेंगे। आज का क्लास बस इतना ही। धन्यवाद।